हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1। अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रश्न क्रमांक 1 का 7वां भाग। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो ये जो आपका समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें हल करके जाँच करके बताना है। उससे पहले हम द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, यानी द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, बोलने से ही पता चलता है द्विघात यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, यानी इस रूप का हो। देखिए, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। इस रूप के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ए बी सी इनके स्थानों पर कोई वास्तविक संख्या होगा। चलिए मैं आपको द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण लिख के आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल शून्य से समझेंगे और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण 7x का वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7x, यहाँ पर x का जो घात है कितना है? 2 है। तो इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का घात 2 है। और बोलने से ही पता चलता है द्विघात समीकरण यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। और यहाँ पर मैं पहले बताया था a, b और c के स्थानों पर क्या होंगे? कोई वास्तविक संख्या। तो a के स्थान पर है हमारा 7, b के स्थान पर है हमारा 5 और c के स्थान पर है हमारा 6। तो इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं एक उदाहरण और लिख के समझाता हूं आप लोगों को। जैसे x का वर्ग धन 7 बराबर 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है अधिकतम कितना है? 2 है। तो एक ऐसा समीकरण जिसके घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अब द्विघात समीकरण को पहचान जाओगे। ठीक है, याद रखना, एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। चलिए एक उदाहरण लिखता हूं, उसे आप बताना क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे x धन 5 बराबर 0, बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर है नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, है ना? पता चला क्यों नहीं है? कारण समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस समीकरण में घात जो है 2 नहीं है। यहाँ पर x का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मतलब कितना है? 1 है। तो इस समीकरण को हम, इस तरह के समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है ये? रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर इसका घात 1 है। जिसका घात 1 होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका रैखिक समीकरण। ठीक है, ये आपका कौन समीकरण कहला गया? रैखिक समीकरण कहला गया। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, x का वर्ग धन 5 बराबर 0, तो यही समीकरण आपका क्या कहलाता? द्विघात समीकरण कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए तो घात से आपको देख के समझना है। एक ऐसा समीकरण, सुनिए ध्यान से, एक ऐसा समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस समीकरण में इसका घात कितने कर दिए? 2 कर दिए। तो ये ही आपका द्विघात समीकरण बन गया ये। ठीक है, और यहाँ पर इस x का घात कितना है? 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण बन गया दोस्तों। तो इस तरह से आप पहचान कर लोगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। चलिए अब इस सवाल को हम हल करते हैं और समझते हैं कि क्या यह हमारा जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं, x धन 2 इन दोनों का घन बराबर 2x कोष्टक के अंदर x का वर्ग ऋण 1 कोष्टक बंद। ये आपका सवाल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर x धन 2 का घन दिया है, तो ये किस रूप का है? ये है आपका a धन b का घन, ये वाले सूत्र के रूप का है। तो इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है a का घन धन b का घन धन 3 गुणित a। तो यहाँ गुणित का चिन्ह नहीं लिखते हैं, 3 गुणित a बस ही मतलब है, यहाँ याद रखना, ये 3 गुणित a है और गुणित b का वर्ग है यहाँ पर। उसके बाद धन क्या होता है? 3 गुणित a का वर्ग गुणित b होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको x धन 2 के घन को इसके तरह हल करेंगे, इस फार्मूला, ये सूत्र के हिसाब से हल करेंगे, है ना।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा a बराबर क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, और b बराबर हमारा 2 कहलाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है यहाँ पर a का घन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का घन, हो जाएगा x का घन। उसके बाद क्या है, धन b का घन, तो धन यहाँ पर हो जाएगा 2 का घन, क्योंकि b बराबर हमारा 2 है, 2 का घन हो गया। उसके बाद धन 3, तो धन 3, यहाँ पे बताया था 3 गुणित a है, तो a हमारा क्या है, आप देख सकते हो ये x है, तो गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद गुणित क्या है, b है, तो गुणित b हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2, और यहाँ b का वर्ग है तो 2 का भी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए धन 3, तो धन 3, फिर यहाँ गुणित a का वर्ग है ना, गुणित है करके मैं पहले ही बताया, तो गुणित a का वर्ग, यानी a हमारा यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर है गुणित b, तो गुणित b हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इस तरह से हम ये जो सवाल था, मतलब कौन, x धन 2 का घन, उसको हम इस सूत्र के हिसाब से हल किए हैं, तो ये हमें प्राप्त हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, इसको हल कर लिए हैं तो ये प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके बाद ये बराबर दिया है, तो यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे, ये वाली बराबर है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हो, है ना। उसके बाद यहाँ पर स्थान नहीं है, तो ये 2x को हम नीचे लिख लेंगे, बराबर के बाद 2x दिया है ना, तो 2x, कौन सा 2x, ये वाला 2x, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद कोष्टक के अंदर क्या दिया है, x का वर्ग ऋण 1, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 1, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर देखिए ये है x का घन, तो x का घन लिख लीजिए। उसके बाद ये घन है, मतलब इस घन को अच्छा से बना लेते हैं, x का घन। उसके बाद यहाँ पे दिया है धन 2 का घन, तो 2 का घन बराबर होता है 2 गुणित 2, तो 2 का गुणा 2 के साथ सबसे पहले होगा तो कितना आएगा, 4, फिर गुणित 2 है तो गुणित 2 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। तो 2 के घन के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि कितना आ रहा है, जब 2 का घन करेंगे तो 8 आ रहा है, तो 2 के घन के स्थान पे लिख देंगे 8। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप अच्छे से समझ गए हैं। इसको अब मिटा देते हैं, ये था हमारा रफकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए धन 3 गुणित x है, तो धन 3 का गुणा x के साथ होगा तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है गुणित, तो गुणित 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग बराबर होता है 2 गुणित 2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 2 बराबर कितना आएगा, 4। तो 2 के वर्ग के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 2 का वर्ग बराबर आया है 4, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 4। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए, रफकार को मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे धन 3 गुणित x का वर्ग है, तो धन 3 का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो 3x का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणित 2 है तो गुणित 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बराबर दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर, क्योंकि स्थान नहीं है वहाँ। फिर क्या दिया है आप देख सकते हो, ये 2x दिया है, तो 2x कोष्टक के अंदर, फिर क्या दिया है x का वर्ग, तो x का वर्ग, x अच्छा से नहीं बना है यहाँ पे लिखेंगे हम x का वर्ग, और ऋण 1 दिया है तो ऋण 1, कोष्टक बंद, ये 1 है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए सबसे पहले दिया है x का वर्ग, तो x का घन दिया है, तो x के घन को लिख लेते हैं। फिर क्या दिया है, धन 8, तो 8। इसके बाद यहाँ पे दिया है धन 3x गुणित 4, तो 3x का गुणा 4 के साथ होगा, तो धन है तो धन लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12x हो जाएगा, गुणा होगा तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 12x। उसके बाद यहाँ पे धन 3x का वर्ग गुणित 2, तो ये गुणा होगा तो धन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर x का वर्ग हो जाएगा। 3x का वर्ग का गुणा किसके साथ हुआ है, 2 के साथ, इसलिए आया है 6x का वर्ग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छा से समझ गए हो। उसके बाद यहाँ पे ये दिया है बराबर, तो ये बराबर को लिखेंगे। फिर क्या दिया है, कोष्टक में है यहाँ पर x का वर्ग और ऋण 1 दिया है, और इससे पहले दिया है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का घन है तो x का घन लिखेंगे, फिर धन 8 है तो धन 8 लिखेंगे, फिर धन कितना है यहाँ पर 12x है तो 12x लिख लेते हैं, 12x लिखेंगे यहाँ पर 12x, x अच्छा से नहीं बना है यार, 12x। धन 6x का वर्ग है तो धन 6x का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर बराबर
है तो बराबर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x का गुणा होगा x वर्ग के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक है 2x, फिर कोष्टक के अंदर x का वर्ग ऋण 1 है तो यहाँ गुणा होगा। ठीक है, तो 2x का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2x का घन हो जाएगा। x को अच्छा से बना लेते हैं, 2x का घन हो जाएगा। अब घन क्यों होगा, गुणा होगा तो क्योंकि घातों को जोड़ दिया जाता है गुणा करते वक्त। तो यहाँ पर इस x का घात 1 है और यहाँ पर ये इसका घात कितना है, 2 है, आप देख सकते हो। तो जुड़ के कितने हो गए, घात 3 हो गए, जिसे हम पढ़ते हैं घन। तो इस तरह से यहाँ पर 2x का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो कितना आ गया, 2x का घन आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ अच्छा से समझ में आया है। अब 2x का गुणा ऋण 1 के साथ होगा तो ऋण 2x एकम 2x हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ गए हो यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए x का घन है तो x का घन लिख लेंगे हम, फिर धन 8 है तो धन 8, फिर धन 12x है तो धन 12x, फिर धन 6x का वर्ग है तो x का वर्ग। उसके बाद यहाँ पे बराबर करके दिया है, देख सकते हो। बराबर के बाद क्या दिया है, 2x का घन और ऋण 2x दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बराबर की इस साइड वालों को हम कहते हैं राइट पक्ष और बराबर की साइड वालों को हम कहते हैं लेफ्ट पक्ष। तो ये राइट पक्ष वालों को क्या करेंगे, लेफ्ट पक्ष में ले आएंगे। तो इनका जो चिन्ह होगा, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर 2x का घन जो है धन में है राइट पक्ष में, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 2x का घन। अब यहाँ पर ये 2x जो है ऋण में है राइट पक्ष में, तो ये हो जाएगा धन का 2x। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ समझ में आया है। फिर बराबर राइट पक्ष में अब कुछ नहीं बच रहा है। राइट पक्ष के जितने भी पद थे उनको हम ले आए हैं किस पक्ष में, लेफ्ट पक्ष में। तो राइट पक्ष में कुछ नहीं बच रहा है तो हम उसके बराबर मान लेते हैं शून्य। हम राइट पक्ष में मान लेते हैं शून्य। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जो x के घन वाले हैं उनको पास पास में और वर्ग वालों को x के और x वालों को लिख लेंगे पास पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का घन दिया है तो x का घन को लिख लेते हैं। ये देखो ये x का घन दिया है, उसके बाद ये दिया है x का घन वाले ऋण 2x का घन, तो इसको लिखेंगे ऋण 2x का घन। उसके बाद कोई घन वाला दिख रहा है नहीं, तो अब वर्ग वालों को लिखेंगे, x के वर्ग वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका धन 6x का वर्ग, तो धन 6x का वर्ग। उसके बाद x के वर्ग वाले अब कोई नहीं है, तो अब हम लिखेंगे x वालों को। तो ये है धन 12x, तो यहाँ पे लिखेंगे धन 12x। उसके बाद x वाला कहाँ है, ये है धन 2x, तो धन 2x। उसके बाद अब x वाला है नहीं है, अब अंक बच रहा है तो धन 8 है ना, तो धन 8। इस तरह से लेफ्ट पक्ष में पूरे हम सिस्टम से लिख लिए हैं। सबसे पहले x का घन वाला, उसके बाद x का वर्ग वाला, उसके बाद फिर x वाला। अब यहाँ पर हम पूरे लिख लिए हैं इस पक्ष में, है ना। अब बराबर के इस पक्ष में कुछ नहीं बच रहा था, शून्य है तो शून्य को लिख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है x का घन ऋण 2x का घन। यहाँ पर x का घन है, इसका मतलब 1x का घन है ना। जहाँ पर x होता है वहाँ पर x का गुणांक 1 होता है। इस तरह से यहाँ पर इस x का गुणांक 1 है और यहाँ पर इस x का गुणांक 2 है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 1x का घन ऋण 2x का घन है, तो 2x के घन में 1x का घन घटेगा तो कितना बचेगा, 1x का घन बचेगा, 1x का घन बचेगा। लेकिन किस में बचेगा, ऋण में बचेगा। लेकिन 1x नहीं लिखा जाता, इसलिए x बस लिखेंगे और यहाँ पे ऋण बचेगा। ऋण क्यों बचेगा, क्योंकि ये 2x का घन बड़ी है 1x के घन से, और ये 2x में क्या है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए उत्तर में भी ऋण का चिन्ह है। हमारा उत्तर आया है 1x का घन, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता, x बस ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऋण x का घन आएगा उत्तर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ गए हो। ठीक है, अब क्या होगा, धन 6x का वर्ग है तो धन 6x का वर्ग, ये धन 6x का वर्ग। उसके बाद धन 12x और धन 2x दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 13 14 हो जाएगा, 14x। उसके बाद धन 8 है तो धन 8, फिर बराबर 0 है तो बराबर 0। दोस्तों अब इसके बाद यहाँ से आगे हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सब अलग अलग जाति के हैं। यहाँ पर देखिए x का घन वाला है और यहाँ पर ये वर्ग वाला है x का, और यहाँ पर ये x वाला है और ये अंक बस है। तो क्या होता है कि x के घन वाले से x का घन वाला ही जुड़ सकता है या घट सकता है।
और एक्स के वर्ग वाला से एक्स का वर्ग वाला ही घट सकता है या जुड़ सकता है, और एक्स वाला के साथ एक्स वाला ही घट सकता है या जुड़ सकता है। तो यहाँ पर सभी धन में है तो इसी प्रकार जुड़ेंगे, तो यही तक हल होगा। तो इस तरह से जब हम हल किए हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है आप देख सकते हो। इसको हम कोष्टक में रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ऋण एक्स का घन धन 6x का वर्ग धन 14x धन 8 बराबर 0 प्राप्त हुआ है हमें, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, देख सकते हो 3 है। x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो यह द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि घातों की संख्या 3 है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आप लोगों को बता भी दिया हूं, क्योंकि यहां पर देख सकते हो x का अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघात समीकरण कहलाएगा। कौन सा? त्रिघात समीकरण है ये, क्योंकि यहां पर x का अधिकतम घात जो है 3 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। यह सवाल थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि हम बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करें हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करें हैं, इसलिए थोड़ा सा सवाल लंबा हो गया है। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सा सवाल नहीं बन रहा है। हम उस सवाल का वीडियो बना के वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सवाल के साथ। थैंक यू सो मच।